Hello friends and welcome to your YouTube channel Audit Audit. And first of all, happy Dishara to all of you. And this is a video which you have requested so many times that one video on leave encashment should be prepared and uploaded on your YouTube channel. So this is a video on the leave encashment. We'll be discussing in this video regarding the leave encashment during your superannuation, leave encashment if a government servant resigns, or if a government servant death, or even we'll be discussing the leave encashment to the contractual employees. Of course, LTC leave encashment, any leave encashment during LTC and other type of leave encashment we'll be discussing in this video, all this aspect of leave encashment. This particular video is not only useful for all the government servant, but specifically it is useful who are writing their LDC exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. क्वेश्चन उठता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट से एग्जिट कैसे कैसे हो सकता है, क्योंकि लीव एनकैशमेंट जनरली जब आप गवर्नमेंट सर्विस से एग्जिट करते हैं तभी मिलता है. तो यहाँ पे जो आपका एग्जिट करते हैं, जो मोस्ट कॉमन जो आपका सोर्स है वो है आपका कि गवर्नमेंट सर्वेंट एग्जिट होता है ऑन सुपर एनुएशन. सुपर एनुएशन मीन्स जब आप 60 साल के होते हैं तो आप गवर्नमेंट से आउट होते हैं जिस मंथ में आप 60 इयर्स के होंगे उसके एंड ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ द मंथ, एक्सेप्ट कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट ऑफ द मंथ है. अगर आप फर्स्ट ऑफ द मंथ है आपका डेट ऑफ बर्थ है तो प्रीवियस मंथ के लास्ट डेट पे रिटायर होते हैं जब आप 60 इयर्स के होते हैं. तो क्वेश्चन उठता है कि लीव एनकैशमेंट मिलता कितना है. तो सुपर एनुएशन पे जो लीव एनकैशमेंट मिलता है वो आपको मिलता है 300 डेज का, और दोनों ही अलाउड हैं, मींस ईएल एंड एचपीएल दोनों एनकैशमेंट अलाउड हैं. बस कंडीशन यही है, कंडीशन है आपका कि टोटल आपको 300 डेज का मिलेगा. सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 300 डेज अवेलेबल हैं या नहीं है ईएल के. अगर ईएल के 300 डेज अवेलेबल हैं तो एचपीएल का एनकैशमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम 300 डेज का मिल रहा है वो आपको ईएल में मिल रहा है. सेम चीज अब बात करते हैं कि अगर सपोज करिए कि कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्वेंट है एंड गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंशन ऑफ सर्विस दिया. एक बात का और ध्यान रखिएगा, एक्सटेंशन ऑफ सर्विस सिर्फ एक ही ग्राउंड पे मिलता है, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट. ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो कि सर वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो ऑफिस चल ही नहीं पाएगा, जूनियर तैयार नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, अभी जो लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेता है. तो ऑल दीज ग्राउंड्स आर नथिंग, ओनली एंड ओनली ग्राउंड इज पब्लिक इंटरेस्ट. तो जब उसको एक्सटेंशन ऑफ सर्विस दिया जाता है तो ऑफकोर्स अभी तो वो उसकी सर्विस चल रही है, 60 इयर्स के बाद भी चल रही है, तो भी जब भी वो सर्विस से रिटायर होंगे उसके बाद भी सेम एनकैशमेंट मिल सकता है जो आपका 300 डेज का ऊपर मिल रहा है. लेकिन वहीं जब आपको एक्सटेंशन मिल गया तो ऐसा मत सोचिए कि 60 ईयर पे भी मिलेगा और वहां भी मिलेगा, ऐसा नहीं है, मिलेगा वंस ही. अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट बहुत सारे तरीकों से होती है. एक जो है आपका ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए जो है आपका रूल 48A है, जो आपका 20 इयर्स की सर्विस के अंदर जो है रिटायरमेंट होती है. एक 30 इयर्स की सर्विस में ग्रुप सी के लिए जो है आपकी रिटायरमेंट होती है. 50 इयर्स की एज के बाद जो है वो आपका तब भी रिटायरमेंट ले सकते हैं. तो ये सब कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस जब कभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वॉलंटरी रिटायरमेंट की तब जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा. कहने का सिर्फ मेन पर्पस है कि यहाँ भी आप ऊपर वाला ही जो 300 डेज की ईएल प्लस एचपीएल की एनकैशमेंट ले सकते हैं. ऑन इनवैलिडेशन, इनवैलिडेशन क्या है? इनवैलिडेशन है कि अगर किसी को मेडिकल ग्राउंड के ऊपर सर्विस से बाहर जाना पड़ता है तो भी अगेन 300 डेज ईएल प्लस एचपीएल. जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक अगर मैं 300 डेज बोल रहा हूं तो ईएच प्लस एचपीएल की एनकैशमेंट होती है. ऑफ कोर्स पहला एनकैशमेंट ईएल का ही मिलता है. अब जैसे आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं वैसे गवर्नमेंट भी
जो है आपको नोटिस दे के 3 मंथ का नोटिस दिया और आपको सर्विस से बाहर कर सकती है। तो 56J आपने सुना होगा। तो उसके अंदर भी एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर किसी की सर्विसेज टर्मिनेट की जा रही हैं स्पेसिफिकली अंडर 56J, इट इज नॉट अ डिसिप्लिनरी थिंग, मतलब डिसिप्लिन की वजह से आपको किसी को बाहर नहीं किया जा रहा। ठीक है, गवर्नमेंट को लगता है कि आप इन पब्लिक इंटरेस्ट योर सर्विसेज आर नॉट रिक्वायर्ड, तो दे कैन सेंड यू बैक। तो उसके अंदर कहीं भी आपका ऐसा नहीं है कि आपको रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट सारे मिलेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट जहां पे 300 डेज का EL और HPL दोनों ही मिलता है। अब है कि कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो आप रिटायरमेंट के बाद री एम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो री एम्प्लॉयड हो जाते हैं तो भी वो लीव एनकैशमेंट ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू वन कंडीशन। सब्जेक्ट टू वन कंडीशन क्या मतलब कि जो रिटायरमेंट के टाइम उन्होंने लीव एनकैशमेंट लिया था और री एम्प्लॉयमेंट के बाद लीव एनकैशमेंट मिली है, दोनों को मिला के 300 डेज से ज्यादा का लीव एनकैशमेंट नहीं होना चाहिए। इसको अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये है कि मान लीजिए कोई पर्सन रिटायर हो रहा है और उसके अकाउंट में 280 डेज की ही लीव बची हुई है, ELB और HPL भी मिला के। मान लो HPL है ही नहीं, EL बची हुई है 280 डेज की, तो वो रिटायर हो गया 280 डेज की एनकैशमेंट लेके। अब री एम्प्लॉयड हो गया, वो 2 साल के लिए मान ली री एम्प्लॉयड हो गया। अब EL जो भी आपको मिलेंगी वहां पे, उसके अंदर से आपने 20 EL बचा ली अपनी। तो अगर आपने 20 EL बचा ली तो आपको 20 डेज का उसके बाद लीव एनकैशमेंट मिल सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट टू क्या था कंडीशन, दोनों केसेस के अंदर लीव एनकैशमेंट 300 डेज से ज्यादा का नहीं हो सकता है। तो अगर आपने वो जो लीव मिलेंगी आपको री एम्प्लॉयमेंट के दौरान उसमें 20 डेज से ज्यादा की लीव बचाई तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। अब है कि कोई रिजाइन करता है, नाउ ये सबसे डिफरेंट है। सबसे डिफरेंट इसलिए है बिकॉज रेजिग्नेशन के अंदर जो मैक्सिमम एनकैशमेंट मिलता है वो मिलता है 150 डेज का, और साथ में क्या कंडीशन है, वो मिलता है हाफ ऑफ EL एट क्रेडिट, यानी कि जितनी उसके अकाउंट के अंदर EL होंगी उसके हाफ का एनकैशमेंट मिलेगा, और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 150 डेज। एज फार एज HPL का एनकैशमेंट इज कंसर्न्ड, HPL का एनकैशमेंट नहीं मिलता है रेजिग्नेशन के दौरान। लेकिन मैं ये रेजिग्नेशन की जब बात कर रहा हूं तो इसके अंदर वो टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं है। टेक्निकल रेजिग्नेशन में क्या होता है कि आपकी की पूरी सर्विस बुक, आपका लीव अकाउंट नई ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे कुछ पर्सनल ग्राउंड के ऊपर उन्होंने रिजाइन किया है, तब उस कंडीशन की बात कर रहा हूं। अब है कि ऑन एब्जॉर्प्शन इन PSU, अगर किसी PSU में ऑटोनोमस बॉडी में अगर आप एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो उस केस के अंदर क्या होता है, 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि वहां भी कुछ आपको पेंशनरी बेनिफिट मिल रहे हैं और आपने रिक्वेस्ट किया कि मेरी जो पुराने वाली सर्विस है जो अंडर द गवर्नमेंट है वो सर्विस सारी की सारी ट्रांसफर कर दी जाए वहां पे। तो अगर वो ट्रांसफर कर दी जाए तो फिर तो ठीक है, फिर तो हमारा कोई रोल ही नहीं है, हम सिंपल वो सर्विस ट्रांसफर कर देंगे, वो आपकी सर्विस पुरानी सर्विस को रिकॉग्नाइज कर देंगे, कहानी खत्म। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि नहीं सर वहां पे जो एब्जॉर्ब हो रहा हूं वो तो डिफरेंट है, अभी मेरा हिसाब कर दीजिए। अब हिसाब कर दीजिए मतलब कि अभी आपको यहाँ पे मैक्सिमम वही 300 डेज का EL प्लस HPL का एनकैशमेंट आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑन टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का जब टर्मिनेशन होता है तो आपको कितने दिन का लीव एनकैशमेंट मिलता है, वो डिपेंड करता है आपकी लेंथ ऑफ सर्विस पे। तो लेंथ ऑफ सर्विस के ऊपर अभी उसके ऊपर बात करेंगे डिटेल के अंदर, कितने साल की सर्विस के अंदर कितना मिलता है उसके आगे बात करेंगे। और फाइनली बात करेंगे कि अगर सपोज करिए कि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो फैमिली के अंदर हु इज एंटाइटल्ड टू गेट लीव एनकैशमेंट। ध्यान रखिएगा लीव एनकैशमेंट के लिए कोई नॉमिनेशन वगैरह पॉसिबल नहीं है, इट इज नोबडी कैन प्रेडिक्ट ना कि अच्छा मैं मरूंगा तो इसको दे देना। तो यहाँ पे हम तो यही कहते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो, ठीक है, तो इसलिए इससे कुछ वो होता नहीं है। उसके अंदर हम एक सीक्वेंस देते हैं, उस सीक्वेंस में आपको बताऊंगा अभी आगे कि कैसे इसको करते हैं। एनकैशमेंट का
करने का बहुत सिंपल फार्मूला है, आपकी पे और डीए, बेसिक पे या पे इन द पे लेवल प्लस डीए, उनको ऐड कर देंगे, उसको 30 से डिवाइड कर देंगे। ध्यान रखिए कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए हम मंथ के लिए हमेशा 30 ही यूज करते हैं। आप किसी भी मंथ में रिटायर हो, हमारे लिए 30 ही है कैलकुलेशन, एंड मल्टीप्लाइड बाय जितने भी डेज की आपकी ईएल है, मैक्सिमम टू 300 डेज। ये है ईएल को कैलकुलेशन करने का तरीका। एचपीएल को कैलकुलेशन करने का तरीका वो है कि इसकी बजाय हम हाफ पे लीव लेते हैं। ऑफ कोर्स आप हाफ पे लीव लोगे तो उसके पे जितनी मिलती है उसी के ऊपर डीए भी हाफ हो जाएगा, तो इसका टोटल 30 से ही डिवाइड करते हैं और नंबर ऑफ एचपीएल। लेकिन ध्यान रखिएगा एचपीएल का कैलकुलेशन तभी होगा अगर ईएल 300 डेज से लेस है आपके अकाउंट में, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला आपका कभी यूज ही नहीं होगा। अब हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को कैसे एनकैशमेंट मिलता है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को एनकैशमेंट मिलता है कि अगर उनकी सर्विस 2 ईयर से कम की है तो कोई एनकैशमेंट नहीं मिलता, ठीक है। 2 ईयर से 5 ईयर्स तक की है तो 50 डेज का मिलता है, 5 ईयर से 10 ईयर्स तक की 100 डेज का, 10 से 15, ये 50 लिखा हुआ है, ये 150 है, ये 150 डेज है। ओके, ये गलती से जो है 50 लिखा गया इसके अंदर। 15 ईयर से 20 ईयर्स के बीच में अगर इनकी कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस है तो 200 डेज का, 20 से 25 250 डेज, और मोर देन 25 ईयर्स है उसका 300 डेज का है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर है, सिर्फ आपको ये ईयर्स याद रखने हैं। और 2012 के एलडीसी एग्जाम जो एसओ वाला एग्जाम होता है उसके अंदर इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आपको इसके ऊपर से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एक और इसके अंदर एडिशन है, वो ये है कि 2 ईयर्स से कम की सर्विस वालों को भी एनकैशमेंट मिलता है। ये आपका ऑर्डर आया था 2011 के अंदर, आप डीओपीटी की वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं इसको। 2011 में इसका ऑर्डर आया था, तो उसके अंदर उन्होंने बोला था कि यस इज लेस देन 2 ईयर्स की सर्विस के लिए भी एनकैशमेंट मिल सकता है, ये उन्होंने बोला था। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये शायद ऑर्डर जो है वो 31 जनवरी 2011 का ऑर्डर है। तो उसके अंदर उन्होंने बोला कि ईएल इज शैल बी अलाउड इवन विद इन फर्स्ट 2 ईयर्स प्रोवाइडेड दैट द टोटल नंबर ऑफ डेज encashed along with the EL encashed before retirement does not exceed 300 days। यानी कहने का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉइज पहले सर्विस में थे, रिटायर हुए, उसके बाद उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस पकड़ ली गवर्नमेंट के अंडर में, तो तब वो उनकी अगर सर्विस 2 ईयर से लेस की है तो भी उनको लीव एनकैशमेंट मिल सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट टोटल लीव एनकैशमेंट शुड नॉट एक्सीड 300 डेज। तो अगर आपको प्रीवियस स्लाइड्स याद हैं तो उसमें जो रीएम्प्लॉयड की जो कंडीशन होती थी वही कंडीशंस कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज के लिए भी एक्सटेंड की गई हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर सपोज करिए किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाती है, या अगर सपोज करिए वो पर्सन रिटायर हुआ लेकिन उसके अकाउंट के अंदर अभी ईएल एनकैशमेंट का पैसा नहीं आया है और तब उसकी डेथ हो जाती है। दोनों ही केसेस के अंदर कौन कौन उसके लिए एंटाइटल्ड है, ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बताऊं। हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहला पर्सन अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो अवेलेबल होगा तो सेकंड पर्सन को नहीं मिलेगा, ओके। अगर सेकंड नहीं है फिर थर्ड, थर्ड नहीं है तो फोर्थ, ऐसे होगा। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बता रहा हूं। सबसे पहला राइट जो है वो क्या है, विडो का या विडोर का। यहां पे मैंने एक और वर्ड लिखा हुआ है, और द एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडो। अब जब मैं एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडो बोल रहा हूं, इसका मतलब ये है कि वहां पे मोर देन वन विडो अवेलेबल है। पहली बात तो ये। तो अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं या उसकी बात करते हैं, वहां तो पॉसिबल ही नहीं है, ओके। अगर इसके अंदर बात करते हैं कि जो है मुस्लिम्स के अंदर वो है, तो सबसे पहली बात यह है कि परमिशंस के बिना आप शादी नहीं कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था। तो खैर परमिशन मिल गई। तो यहाँ पे जब मैं एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडो बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडो का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो एज में विडो बड़ी हैं उनकी एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडो का मतलब है जिनकी शादी उस गवर्नमेंट सर्वेंट से पहले हुई थी, उसको हम मानेंगे,
जिनकी शादी उस गवर्नमेंट सर्वेंट से पहले हुई थी, उसको हम एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडो मानेंगे। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगर वो अवेलेबल नहीं है तो एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन और अडॉप्टेड सन, फिर एल्डेस्ट सर्वाइविंग अनमैरिड डॉटर, अगर सेकंड अवेलेबल नहीं है तो थर्ड, फिर एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडो डॉटर, फिर फादर, फिर मदर, फिर एल्डेस्ट सर्वाइविंग मैरिड डॉटर, फिर एल्डेस्ट सर्वाइविंग माइनर ब्रदर, माइनर मतलब 18 ईयर्स ही है, और फिर द एल्डेस्ट सर्वाइविंग अनमैरिड सिस्टर, फिर विडो सिस्टर, एंड फिर सबसे लास्ट में है कि अगर सपोज करिए उस गवर्नमेंट सर्वेंट्स का जो कोई सन था जो अभी अवेलेबल नहीं है और उनके बच्चे अवेलेबल हैं, तो उनके सबसे एल्डेस्ट चाइल्ड को मिलेगा। इस सीक्वेंस से मिलेगा। अब आप बोलो सर कोई भी अवेलेबल नहीं है, अब कोई भी अवेलेबल नहीं है तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर तो सरकार के खाते में ही जाएगा। अब एक और इसके अंदर क्वेश्चन आता है, वो आता है कि एलटीसी के दौरान एनकैशमेंट कैसे मिलता है। कुछ क्वेश्चंस हैं, शायद मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था, लेकिन ये वीडियो स्पेसिफिकली एनकैशमेंट ऑफ ईएल के ऊपर बन रहा है, तो इसके अंदर भी ये टॉपिक इंक्लूड करना जरूरी है, तो आप इसको देख लीजिए एक बार। सबसे पहली बात है कि पूरी सर्विस के अंदर कितना एनकैशमेंट मिलता है, तो पूरी सर्विस के अंदर एनकैशमेंट मिलता है 60 डेज का। 60 डेज से ज्यादा एनकैशमेंट आप ड्यूरिंग एलटीसी नहीं ले सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सेकेंड, एक बार में आप कितना ले सकते हैं, आंसर इज 10 डेज। तो जब ये दो चीजों को आप पढ़ते हो ना, तो आप अपने दिमाग में अपने आप ही एक वो बना लेते हो, रूल बना लेते हो, इसका मतलब हम पूरी सर्विस लाइफ में मैक्सिमम 6 टाइम्स ले सकते हैं। ये 6 टाइम्स कहीं लिखा नहीं है, आप रूल पढ़ के देख लीजिए, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि 6 टाइम ले सकते हैं। आप बोलोगे 6 टाइम से ज्यादा कैसे ले सकते हैं? भाई मेरे पास, मैंने पहली बार 10 दिन का नहीं लिया, 5 दिन का लिया, मेरे अकाउंट में कितना रह गया, 55 डेज का रह गया। ओके, अब एक बार मैं 10 से ज्यादा ले नहीं सकता हूं, तो अगली 5 बार में मैंने क्या ले लिया, 10 डेज करके ले लिया, हो गए आपके 6 डेज। लेकिन लीव एनकैशमेंट कितनी बची हुई है आपकी, 5 डेज की और बची हुई है, तो 7 टाइम आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी फिर बोल रहा हूं, ये लिखा हुआ नहीं है कि 6 टाइम्स ही ले सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि पूरी सर्विस लाइफ में एलटीसी के दौरान 60 डेज का लिखा हुआ ले सकते हैं, और एक बार में आप 10 डेज का ले सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि जब आप एलटीसी अवेल कर रहे हैं, उसके साथ लीव एनकैशमेंट अवेल कर रहे हैं, तो उसके बाद आपके अकाउंट में बैलेंस ईएल कितनी होनी चाहिए। तो बैलेंस ईएल आपके अकाउंट में एनकैशमेंट देने के बाद 30 डेज की होनी चाहिए। अगर आपके अकाउंट में 30 डेज की लीव बैलेंस नहीं है तो आपको एनकैशमेंट नहीं मिलेगा। तो अगर इसको एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहते हैं, तो ये है कि अगर सपोज करिए किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के अकाउंट में 35 डेज की ईएल पड़ी है और उसने लीव एनकैशमेंट के लिए अप्लाई किया, तो हम उसको उस वक्त मैक्सिमम 5 डेज की ही लीव एनकैशमेंट दे सकते हैं। फिर है, एक ब्लॉक ईयर में कितनी बार ले सकते हैं, एक ब्लॉक ईयर में एक ही बार ले सकते हैं आप। अब इसके अंदर ऐसा भी है कि हो सकता है आप अलग जाएं, गवर्नमेंट सर्वेंट अलग जाए और फैमिली अलग जाए, ठीक है, तो उस केस में भी ओनली वंस इन ए ब्लॉक ईयर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रिटायरमेंट के ऊपर जो एनकैशमेंट ऑफ ईएल मिलती है, एलटीसी के ऊपर जो एनकैशमेंट मिलती है, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। यानी अगर आप ये 60 डेज की एनकैशमेंट ले भी लेंगे या नहीं भी लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो एनकैशमेंट जब रिटायरमेंट के टाइम लेंगे वो ऐड होगा ये 60 डेज, ना सब्ट्रैक्ट होगा। यानी कि जो आपकी मैक्सिमम लिमिट थी वहां पे 300 डेज की ईएल की एनकैशमेंट, वो इंटैक्ट रहेगी, चाहे आप ये अवेल करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। अगर सपोज करिए किसी ने एलटीसी के दौरान एनकैशमेंट ले लिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, एलटीसी पे गया ही नहीं, तो उस केस के अंदर जो एनकैशमेंट का पैसा है, वो एनकैशमेंट का पैसा वापस करना पड़ेगा अलोंग विद पीनल इंटरेस्ट। पीनल इंटरेस्ट का जो रेट है वो है आपका, जो भी जीपीएफ का रेट होता है 2%, जो भी होगा, आज के दिन में शायद 7.1% है। अब है कि अगर जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो पीएसयूज में किसी में काम कर रहे हैं या आपका किसी इंडियन रेलवेज में काम कर रहे हैं, तो क्या उनको लीव एनकैशमेंट मिल सकता है?
बिल्कुल मिल सकता है। आपको ध्यान होगा गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इसको ऑल इंडिया एलटीसी रेलवेज एम्प्लॉयज को भी एक्सटेंड की है। तो उसके लिए करना क्या होता है, उसके लिए करना ये होता है कि उनको जो अपने प्रिविलेज पासेस होते हैं उस पर्टिकुलर ईयर के, वो सरेंडर करने होते हैं। तो सरेंडर करने होते हैं उनको, ऑल इंडिया एलटीसी मिल गई, वो आप वहां पे ले सकते हैं। लेकिन आप बोले कि नहीं सर वो तो नहीं लिया, मैंने तो सिंपल जो है अपनी स्पाउस के साथ जो है प्रिविलेज पास लेके जा रहा हूं, क्या तब ले जा सकता हूं? तब भी आप ले सकते हैं। यानी कि अगर सपोज करिए कोई इंडियन रेलवेज के अंदर है और वो प्रिविलेज पासेस को यूज कर रहा है, या इनफैक्ट एयर इंडिया के अंदर जो है कोई सर्विस कर रहे हैं, अभी तो एयर इंडिया हमारी रही नहीं, तो कोई बात नहीं, तो अभी तो इसके ऊपर कुछ पॉलिसी आएगी, जब आएगी तो आपके साथ शेयर करूंगा। तो उस दौरान भी आप एनकैशमेंट ले सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका टोटल एनकैशमेंट के ऊपर वीडियो था, जिसके अंदर अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस जो है आप एनकैशमेंट कैसे ले सकते हैं, क्या मैक्सिमम लिमिट है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज के लिए क्या लिमिट है, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ होती है तो क्या लिमिट है, एलटीसी के दौरान क्या लिमिट है। टोटल यही आपका इसके अंदर कंटेंट है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई दोज क्वेश्चंस। एक आखिरी चीज इसके अंदर और रह गई है, वो मैंने जानबूझ के स्लाइड में नहीं लिखी थी, वहां पे पेनल्टी की बात आ जाती है। सपोज करिए किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्वेंट को पेनल्टी लगी, मेजर पेनल्टी, कौन कौन सी? एक मिली कंपल्सरी रिटायरमेंट की, ठीक है, दूसरा डिसमिसल या रिमूवल की। तो क्या इस दौरान भी लीव एनकैशमेंट मिलता है? एज फार एज कंपल्सरी रिटायरमेंट इज कंसर्न, कंपल्सरी रिटायरमेंट में पक्का मिलता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज कंपल्सरी रिटायरमेंट इज विद retirement benefit and this is also one kind of retirement benefit. As far as dismissal and removal is concerned, इसके अंदर नहीं मिलता है अनलेस अनटिल कोई स्पेसिफिक ऑर्डर से वो कर दिया जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर डिसमिसल एंड रिमूवल गवर्नमेंट करने की सोच रही है तो पक्का उनको नहीं मिलेगा। सो ये था आपका आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, ऑर्डर रिकॉर्डेड को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडीज सामने लिखी हुई हैं। थैंक यू वेरी मच।